हेलो डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज डॉक्टर अंशु बहल और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पीडियाट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस समझने के लिए सपोज आपके पास एक बच्चा आया 13 years ओल्ड अपने पेरेंट्स के साथ में, और पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि बच्चे को ना सडनली कुछ दिन से वीकनेस फील हो रही है, हमारे बच्चे को बाजू में या कहीं पे भी सडन वीकनेस हो रही है और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। सो ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो व्हाट इट कैन बी एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस। अब ये है क्या चीज? नाउ लिसन। पहली चीज, एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस के लिए क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 15 year ऑफ एज का बच्चा होगा मोस्टली। ऑलराइट। सो एएफपी और एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस फर्स्ट फीचर 15 साल से कम उम्र का बच्चा, लेस देन 15 years ऑफ एज। नाउ एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस, इसमें 3 words हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज 3 terms। एक्यूट का मतलब क्या होता है? रीसेंट ऑनसेट, और यानी कि सडन ऑनसेट, राइट? सडन। फ्लेक्सिड मीन्स फ्लॉपीनेस, मतलब कि पुअर मसल टोन, है ना, कि बहुत ही मसल टोन बहुत ही वीक है। एंड पैरालिसिस माने वीकनेस। ऑल राइट। सो व्हाट इज एएफपी? अब इसको डिफाइन करते हैं। Acute flaccid paralysis or AFP is defined as a clinical syndrome characterized by sudden loss of weakness of any part of the body which is rapidly progressive over days to weeks. ठीक है? I am repeating, it is a clinical syndrome characterized by sudden onset of weakness which is rapidly progressive over days to weeks. ओके तो अब जानेंगे इसके कारण क्या है। आखिर कारण जानने के लिए, रीजंस जानने के लिए वी डोंट हैव टू डू रटाफिकेशन। इसके लिए देखो, कोई भी मसल मेरी बॉडी की मतलब कि वीक हो रही है, उसके लिए या तो मसल में खुद में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट? या फिर मसल से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड का हमारा सारा एरिया है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके। सो क्या दिक्कत हो रही है बेसिकली? नाउ वी विल सी। या तो मसल के लेवल पे प्रॉब्लम है, या फिर या यहाँ से समझते हैं। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड से ही सारा आपका जा रहा है मसल में सब कुछ। तो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ये आपको पता है क्या है? पोस्टीरियर हॉर्न, है ना? दिस इज योर एंटीरियर हॉर्न। दिस इज, है ना, एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, राइट? यानी कि मोटर वाला एरिया, राइट? अच्छा, उसके अलावा ये हमारी एंटायर स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन है, राइट? अच्छा, ये क्या है? डोर्सल रूट गैंग्लियन है। ये रूट्स नर्व्स वगैरह हो गए, राइट? ये हमारी नर्व्स हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? हमारा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जिसमें मैंने शायद क्लास भी ली हुई है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। अच्छा, और ये होगी हमारी मसल, राइट? सो इसके रीजंस जानने के लिए कि एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस के क्या रीजंस हैं, हम इसको एरिया वाइज समझेंगे। सबसे पहले आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड पे। सपोज स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न वाला एरिया इन्वॉल्व है मोस्ट कॉमनली, ठीक है? अब इसमें एक मोस्ट कॉमन आपका जो कह सकते हो कारण है, वो क्या है? पोलियो वायरस। और आप सबको पता है कि पोलियो वायरस कौन से एरिया को इन्वॉल्व करता है? एंटीरियर हॉर्न को। सो अगर मेरी बॉडी का ये वाला एरिया इन्वॉल्व रहेगा स्पाइनल कॉर्ड का, तो आई कैन गेट, अगर ये एरिया काम नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से ही मसल को कुछ कह सकते हो मूवमेंट नहीं हो, मसल को कुछ एक्शन नहीं जा रहा, राइट? सो इन दैट केस इट कैन कोज AFP. So first and most common cause is your poliomyelitis. ठीक है जी? अच्छा, लेकिन आजकल पोलियो तो नहीं होता, लेकिन एक और चीज है, इसीलिए ही AFP किया जा रहा है। दैट इज नॉन पोलियो एंटेरोवायरस। ये भी आपका एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस कॉज कर सकता है। ऑल राइट। सो अच्छा, फर्स्ट हो गया आपका एंटीरियर हॉर्न सेल इन्वॉल्वमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ आइदर पोलियो वायरस और नॉन पोलियो एंटेरोवायरस। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? स्पाइनल कॉर्ड का पूरा सेक्शन ही हो सकता है उसको कोई डैमेज हो गया हो, ठीक है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरी यू मस्ट नो, सम ऑफ यू मस्ट नो अबाउट इट,
ट्रांसवर्स माइलाइटिस की एक पर्टिकुलर सेक्शन की इन्फ्लामेशन हो गई, ट्रांसवर्स माइलाइटिस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस जब जब होगा तो वो पूरे के पूरे सेक्शन को ही कवर करेगा स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन मतलब यानी कि बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट विल ऑलवेज बी देयर इन द ट्रांसवर्स माइलाइटिस, क्योंकि इट इज इन्वॉल्विंग द इन्फ्लामेशन ऑफ एंटायर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, आई एम क्लियर। थर्डली, थर्ड प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है आपके, नर्व्स और रूट्स के लेवल पे। दिस प्रॉब्लम अगेन वेरी वेरी कॉमन। इसको इसके भी कुछ कारण आई होप आप लोग को पता होंगे कुछ बच्चों को। दैट इज योर रूट एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपको कौन सा आता है, जीबीएस। जीबीएस माने गिलेन बेरे सिंड्रोम। ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा नर्व्स के लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ट्रॉमा हो गया सपोज, ट्रोमैटिक न्यूराइटिस। देखो ये तो है इसके मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कह सकते कॉजेस, लेकिन यू नो सम मोर क्या कहते हैं, मोर रीजंस कैन बी देयर, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं आपके जीबीएस के अलावा, आपका पोस्ट डिप्थीरिक, यू कैन से पोस्ट डिप्थीरिक न्यूरोपैथी कैन बी देयर, ठीक है। जीबीएस कैन बी देयर, पोस्ट डिप्थीरिक न्यूरोपैथी कैन बी देयर। पोस्ट डिप्थीरिक यानी कि किसी बच्चे को डिप्थीरिया हुआ और उसके बाद नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हुई, ठीक है, न्यूरोपैथी। सिमिलरली ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया पूरे सेक्शन को इन्वॉल्व करने वाला, या फिर क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से एएफपी हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है। ये तो तीन कारण हो गए। एंटीरियर हॉर्न सेल इन्वॉल्वमेंट हुए तो पोलियोमाइलाइटिस और नॉन पोलियो एंटेरोवायरस इन्वॉल्व है। अच्छा, रूट्स और नर्व्स इन्वॉल्व हुए तो गिलेन बेरे सिंड्रोम, पोस्ट डिप्थीरिक न्यूरोपैथी ये हो सकता है। अगर साथ में ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो इट कैन बी, देयर कैन बी ट्रोमेटिक न्यूराइटिस। अच्छा, उसके बाद अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन्वॉल्व हुआ तो वेरी कॉमनली यू नो मायस्थीनिया ग्रेविस, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, लैम्बर्ट सिंड्रोम, जीबीएस कैन सॉरी अपना बोटुलिज्म कैन बी देयर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली मायस्थीनिया ग्रेविस। ऑल राइट। अब अगर मसल के अपने लेवल पे ही प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है, सिंपली इट कैन बी सिंपली पीरियोडिक पैरालिसिस, ठीक है। देयर कैन बी सिंपली हाइपोकैलीमिया, देयर कैन बी इंफ्लामेटरी मायोपैथी, और देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ मसल इन्फेक्शन। सो आई होप ये जो सारे के सारे कारण हैं एएफपी के वो आपको क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर पूरा का पूरा सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्व है तो मोस्ट कॉमन कारण क्या है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, या फिर स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो रही है, या फिर यू कैन से सेकेंड कारण क्या हो जाएगा, एंटीरियर हॉर्न सेल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज इज योर पोलियो वायरस फॉलोड बाय नॉन पोलियो एंटेरोवायरस। तीसरी प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, रूट्स और नर्व्स के लेवल पे, जिसमें आपका गिलेन बेरे सिंड्रोम, पोस्ट डिप्थीरिक न्यूरोपैथी कॉजेज हैं। अच्छा, अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री नर्व के लेवल पे तो देयर कैन बी ट्रोमेटिक न्यूराइटिस कैन बी द कॉज। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे प्रॉब्लम है तो मायस्थीनिया ग्रेविस, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, बोटुलिज्म कैन बी देयर, है ना। अच्छा, और अगर मसल के लेवल पे प्रॉब्लम है तो हो सकता है सिंपल इन्फेक्शन हो मसल का, सपोज सिंपली इन्फ्लामेटरी मायोपैथी हो, पीरियोडिक पैरालिसिस कैन बी देयर। सो ये जो है आपके ये सारे कॉजेज और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं एएफपी के। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती, कॉज तो अपने को लर्न हो गए, लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई हमें बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है ना। तो ये जानने के लिए कुछ फीचर्स हैं जो हम समझेंगे अब, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली तीन चार कारण ही है अपने, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है पोलियोमाइलाइटिस जो हम सब जानते हैं। दूसरा हमारा हो गया ट्रांसवर्स माइलाइटिस, गिलेन बेरे सिंड्रोम। थर्ड हमारा हो गया ट्रांसवर्स माइलाइटिस, एंड फोर्थ वन इज योर ट्रोमेटिक न्यूराइटिस। अब समझना ध्यान से हर यू कैन से हर कॉज का फीचर, ठीक है। सबसे पहले आता है फीवर। पोलियो में आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा, पोलियो क्या है, वायरल प्रॉब्लम है, वायरल प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है जी। सो फीवर कैन बी प्रेजेंट इन पोलियो वायरस। गिलेन बेरे सिंड्रोम में जनरली होता है, मतलब ठीक है, विच आई हैव सीन ड्यूरिंग माय केसेस आल्सो। अच्छा, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में भी क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है सो फीवर कैन बी देयर। ट्रोमेटिक में नहीं होता क्योंकि ट्रोमेटिक में नहीं है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा इज देयर इन ट्रोमेटिक न्यूराइटिस एज इट्स नेम रिवील्स। अच्छा जी, अब बात आती है सिमेट्री की। सिमेट्री जाने के लिए रट्टा नहीं मारना, ये देखो
ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन से लेवल पे है, हमारी एंटीरियर हॉर्न सेल पे। तो जरूरी थोड़ा ना कि वो दोनों साइड की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो मोस्टली इट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, लेट मी क्लियर इट, इट्स वेरी वेरी, it's not clear actually from here. So again I'm telling कि जो पोलियोमाइलाइटिस है इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स इन्वॉल्व हैं, सो देयर इज एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, यूनिलेटरल, ठीक है जी। अच्छा, गिलेन बेरी सिंड्रोम में भी वेरिएबल अपना कह सकते हो, जनरली सिमेट्रिक होती है। गिलेन बेरी सिंड्रोम जो है ना, उसकी एक चीज होती है, वो दोनों को अफेक्ट करता है मोस्टली। तो मोस्टली इट इज, मोस्टली नॉट ऑलवेज ऑफ कोर्स, मोस्टली इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि नर्व्स और रूट्स के लेवल पे, गैंग्लियन नर्व्स रूट्स के लेवल पे। ट्रांसवर्स माइलाइटिस जैसे कि मैंने बताया था कि पूरा का पूरा सेक्शन इन्वॉल्व है। अब अगर पूरा का पूरा सेक्शन इन्वॉल्व है ना, तो वो तो बाइलेटरल होगी, यानी कि सिमेट्रिकल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो सिमेट्रिकल होगी। अच्छा, ट्रोमेटिक न्यूराइटिस में अब जरूरी थोड़ी ना उसको नर्व दोनों साइड की अफेक्ट होगी, हो सकता है एक साइड की अफेक्टेड हो। So again it is asymmetrical. पोलियो और ट्रोमा में एसिमेट्रिकल है, जीबीएस और ट्रांसवर्स माइलाइटिस में इट इज सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट। अच्छा जी, अब बात आती है सेंसेशन की। सेंसेशन, अब देखो एंटीरियर हॉर्न सेल इन्वॉल्व है। एंटीरियर हॉर्न सेल का मतलब है मोटर मूवमेंट्स, राइट। डोर्स पोस्टीरियर वाल का मतलब है सेंसरी से, है ना। तो अगर एंटीरियर हॉर्न सेल इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मोटर इन्वॉल्वमेंट है, सेंसेशन इंटैक्ट है, सेंसेशंस इंटैक्ट रहेंगी पोलियो में, ठीक है। जीबीएस में वेरिएबल फीचर्स देखे गए हैं, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में ऑफ कोर्स अगर ये सारा एरिया मेरा खराब है तो उसके नीचे की जो सेंसेशन है इट विल बी इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है जी। और ट्रोमेटिक न्यूराइटिस में जो पर्टिकुलर नर्व है उसके लेवल की जो उसके एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंसेशन है इट कैन बी गेट इम्पेयर्ड, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो मोटर नर्व है कि सेंसरी एरिया है ना। अच्छा, सो पोलियोमाइलाइटिस में इट इज ऑलवेज इंटैक्ट, जीबीएस में वेरिएबल, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में हमेशा ही इम्पेयर्ड, ट्रोमेटिक न्यूराइटिस में डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ लीजन। ऑल राइट, सो उसके बाद आती है क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। क्रेनियल नर्व का क्या है कि इसमें क्या है, क्रेनियल नर्व देखो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड खास नहीं है, लेकिन अगर पोलियो जो है उसमें बल्बर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बल्बर मसल्स आर अफेक्टेड, बल्बर सॉरी बल्बर एरिया इज अफेक्टेड, ठीक है। अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या पड़ा है, मेडुला पड़ा है, अगर वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो इट विल बी डेफिनेटली अफेक्टेड, क्योंकि कुछ स्पाइनल कॉर्ड जो कुछ आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं वो मेडुला से निकलती है, तो बल्बर एरिया विल बी अफेक्टेड। जीबीएस में क्या है, इट विल बी अफेक्टेड, ठीक है, डेफिनेटली अफेक्टेड, क्योंकि जीबीएस रूट्स और नर्व्स के लेवल पे है, वो किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व हो सकता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या कहते हैं अपने आप में जब प्रॉब्लम होगा तो क्रेनियल नर्व को क्या मतलब है, तो दे विल बी नॉर्मल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट अफेक्टेड, ठीक है। ट्रोमेटिक न्यूराइटिस में ऑफ कोर्स अगर वो नर्व डैमेज हो रही है तो हम कह सकते हैं एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द एरिया, ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है नर्व कंडक्शन की। पोलियोमाइलाइटिस में नर्व कंडक्शन जो है वो ऑफ कोर्स अगर मेरे एंटीरियर हॉर्न सेल अफेक्टेड है तो नर्व कंडक्शन मेरी एबनॉर्मल होगी, इट विल बी एबनॉर्मल इन केस ऑफ पोलियो। अगेन जीबीएस में भी इट विल बी एबनॉर्मल, ठीक है, क्योंकि रूट्स और नर्व, इसकी तो प्रॉब्लम ही रूट और नर्व की है जीबीएस की तो। अच्छा, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में नहीं होगी, ठीक है, उसको सेक्शन जो है ओवरऑल सेक्शन उसका खराब है लेकिन नर्व्स अपने आप में इंटैक्ट है, तो नर्व कंडक्शन अपने आप में नॉर्मल होगी। प्रॉब्लम तो उसके पर्टिकुलर एरिया से है, नस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रोमेटिक न्यूराइटिस में है, क्योंकि जो ट्रॉमा हो रहा है, न्यूराइटिस नर्व का ट्रॉमा, नर्व के नर्व को अफेक्ट कर रहा है, सो अगेन इट विल बी एबनॉर्मल। जस्ट अ सेकंड, अगेन इन केस ऑफ ट्रोमेटिक न्यूराइटिस देयर विल बी एबनॉर्मल नर्व कंडक्शन। लास्टली एमआरआई स्पाइन, पोलियो में एमआरआई स्पाइन विल ऑलवेज बी नॉर्मल, एंटीरियर हॉर्न सेल्स अफेक्टेड है ऑल्दो, बट ओवरऑल अगर हम एमआरआई करेंगे इट विल बी नॉर्मल। जीबीएस में प्रॉब्लम रूट्स और नर्व्स के लेवल पे है, स्पाइनल कोड ठीक पड़ी है, लेकिन ट्रांसवर्स माइलाइटिस में ऑफ कोर्स इन्फ्लामेशन है, तो वो जो लोकल एरिया होगा अफेक्टेड वाला दैट विल बी एनलार्ज्ड,
तो तुम्हें दिख जाएगा, वो लार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, और ट्रोमेटिक न्यूराइटिस में ऑफ कोर्स नर्व इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो इट विल बी नॉर्मल, ठीक है। सो ऑल दीज आर द डिफरेंशियल डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वेरियस कॉजेज ऑफ AFP। ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसके बाद दिस वाज अबाउट द एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस सर्विलेंस। सी जो AFP है ये अपने आप में एक मेजर कंसर्न है पेरेंट्स के लिए, तो WHO ने एक AFP सर्विलेंस किया, जो कि हालांकि पोलियो इरेडिकेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वाइल्ड पोलियो वेरिएंट्स देखने के लिए AFP सर्विलेंस इज बीइंग डन, ठीक है, वेरी एक्टिवली बाय द WHO। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए सर्विलेंस करता कौन है। सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर बाय द WHO, ठीक है जी, सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर बाय द WHO। करते क्यों है, कारण क्या है, क्या देखने के लिए, टू स्क्रीन फॉर सर्कुलेटिंग, क्योंकि कारण तो ले दे के आ रहे हैं ना अभी भी AFP के, फॉर सर्कुलेटिंग वाइल्ड पोलियो वायरस, ठीक है, इन द पोस्ट पोलियो इरेडिकेशन इरा। वाई, क्योंकि पोलियो तो हमारी तरफ से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी केसेस आ रहे हैं, इरेडिकेशन इरा, अभी भी हमें वाइल्ड पोलियो वायरस देखने पड़ रहे हैं, तो वो ही हम उसी की सर्विलेंस चल रही है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है AFP सर्विलेंस के लिए, कि ऑल पेशेंट्स विद एक्यूट फ्लेक्सिड पैरालिसिस विद इन द लास्ट 6 months दे शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड टू द सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर ऑफ द WHO। मतलब कि एज अ मेडिकल ऑफिसर, सपोज आपके पास कोई केस आता है, यू हैव टू नोटिफाई द चाइल्ड, ठीक है, within 48 hours, you can say immediately rather, but best is within 48 hours, so that जो सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर है ये इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर पाए, ठीक है। सो इसमें आपके 4 स्टेप्स क्या होते हैं, देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ AFP सर्विलेंस जो हमें जानने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज टू फाइंड एंड रिपोर्ट द चिल्ड्रन विद AFP, चिल्ड्रन विद AFP। secondly, you have to collect and transport stool sample for analysis। हम स्टूल सैंपल क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है पोलियो वायरस जो है मोस्टली स्टूल सैंपल्स में ही एक्सक्रीट आउट होता है, तो आपको स्टूल सैंपल लेना है एनालिसिस के लिए, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा, उसमें से आपको आइसोलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है पोलियो वायरस को सैंपल में से इन द लैब, वायरस इन लैब। एंड फोर्थली, उसकी वायरस मैपिंग करनी है उसका कारण जानने के लिए, वायरस मैपिंग माने उसका ओरिजिनल कॉज देखना है। ऑल राइट, ओके। सो AFP सर्विलेंस मैंने बता दी, इसके 4 स्टेप्स क्या हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, एज सुन एज नोटिफाई करता है कोई मेडिकल ऑफिसर सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर को, तो उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर अगेन इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, मेडिकल केस की हिस्ट्री लेगा सारी, ठीक है, एग्जामिनेशन करेगा, उस बच्चे का स्टूल सैंपल लेगा। 2 स्टूल सैंपल लिए जाते हैं, एक उसी टाइम, एक 24 आवर्स के अंदर, और दोनों सैंपल्स को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है इन अ कोल्ड चेन मैनर। कोल्ड चेन क्या होती है ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, बस फिलहाल ये ध्यान रख लो कि एक रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस पूरे के पूरे एरिया को जहां से ये केस रिपोर्ट हुआ है उसको आप उसकी सर्विलेंस करोगे, सर्वे करोगे, और उसके बाद 60 डेज के बाद इसी बच्चे का, जिस बच्चे का केस आया था, उस बच्चे की आप फॉलोअप करोगे कि बच्चे की कंडीशन कैसी है और उसके लैब रिजल्ट्स क्या रहे बच्चे के, ठीक है। तो ये जो पूछा जाता है कि स्टूल सैंपल हमें कब लेना चाहिए, मान लो कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन वाला है, उसका केस में क्या करोगे, मतलब बेस्ट ये रहता है कि 48 आवर्स में हो जाना चाहिए, लेकिन आप 14 डेज के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। और 2 स्टूल सैंपल लेने हैं अपने को, सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, 8 ग्राम। अब ये 8 ग्राम कैसे लर्न करना है, स्टूल का सैंपल शुड बी ऑफ द साइज ऑफ एडल्ट थंब, एडल्ट थंब के लेवल का स्टूल सैंपल साइज होना चाहिए, ठीक है। 24 आवर अपार्ट वो लेने चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रख के
और उसको या फिर कोल्ड चेन में के मैनर में उसको रख के लैब में भेजना चाहिए और उसकी प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। अच्छा, अब कहते हैं कि इसके लिए स्टूल सैंपल कैसा होना चाहिए। एक तो होता है वॉइडेड, मतलब जो बच्चा नॉर्मली कर स्टूल पास किया, लेकिन सपोज बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है या बच्चे की डेथ हो गई सपोज अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में यू विल हैव टू डू इट बाय डिजिटल एक्सट्रैक्शन। डिजिटल एक्सट्रैक्शन मतलब कि यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट आउट मैन्युअली। ऑल राइट। थर्डली, अगर सपोज खुदा ना खास्ता बच्चा हैज गॉट एक्सपायर्ड, इन दैट केस आप पोस्टमार्टम बायोप्सी करके पोस्टमार्टम सैंपल ले सकते हो, कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है जी। तो ये एएफपी सर्विलेंस जो है ये अपने आप में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। हम कब कहते हैं कि हमें केस मिला एएफपी का, मतलब कि ये केस मिला अगर हमें उस स्टूल के सैंपल में से एक वाइल्ड पोलियो वायरस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइसोलेट कर लिया। इफ वी गेट अ वाइल्ड पोलियो वायरस in that particular stool sample, we will call it a case, AFP case। ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये जो हम ऑफ कोर्स यू मस्ट नो कि जो स्टूल सैंपल हमने लिया है इट शुड बी यू कैन से kept in a clean, dry, sterile container। all right, so this was about the acute flaccid paralysis and its surveillance। I hope आप लोगों को ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।